नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी क्लासेस पे अपने। जैसा कि हमने कल बताया था कि हम संविधान की एक नई क्लास शुरू करेंगे, तो आज शुरू करते हैं संविधान। मैं आपका दोस्त सनी। अच्छा, संविधान के बारे में जानना अति आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटी एक ऐसी चीज़ हो, राज व्यवस्था एक ऐसी चीज़ हो कि हम उसे सिर्फ शिक्षा मतलब एक बेस के लिए पढ़ें कि हाँ मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। नहीं, मेरा मानना ये है कि अपने भारत में हर छात्र को ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। संविधान होता क्या है? चलिए तो आइए आज संविधान के बारे में बात करते हैं। बड़ा इत्मीनान से बैठिए, बात करते हैं। आज ऐसी चीज़ बताएंगे, मज़ा भी आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें संविधान निर्माण की। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? सबसे पहले संविधान का निर्माण 1924 में जब किसी के विचार आए थे। भाई, कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले विचार आते हैं कि ऐसा कैसे करूं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे विचार आते हैं। तो सबसे पहले अगर विचार की बात की जाए तो स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा पहला विचार किया गया कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, संविधान बनाना चाहिए। फिर अभी तो विचार आए ना, अब विचार के बाद कोई एक लीडर व्यक्ति भी उसकी डिमांड करेगा। तो 1934 में, जस्ट 10 साल बाद, पहले तो 1924 फिर 1924 में फिर 34 में, तो किसने डिमांड की? M.N. रॉय। किसने किया? संविधान सभा के गठन पर जो विचार किया था M.N. रॉय द्वारा रखा गया। 1935 भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, ये अधिनियम में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे सत्ता में आई थी, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान सभा के गठन की या निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से इसकी मांग की गई। तो संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। कब? 1935 में। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। 1940 अगस्त ऑफर। जब अगस्त प्रस्ताव आया, इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव कभी पूछा भी जाता है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। और किस लिए आया था? संविधान सभा के गठन के लिए। 1942 क्रिप्स मिशन संविधान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। क्रिप्स मिशन जब आया तो संविधान सभा की जब मांग की तो उसे खारिज कर दिया गया, उसे स्वीकार नहीं किया गया। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, क्या आया? कैबिनेट मिशन योजना जब आई तो सभी दलों द्वारा स्वीकार किया गया। और ये स्वीकार कब किया गया था? जब ज़्यादा राजनीति बढ़ी, लोगों का प्रेशर हुआ, तो हमारे जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, दोस्तों एक बात याद रखना, ये जो सर पैट्रिक लॉरेंस लिखे हैं, ये कभी कभी नाम पैथिक लॉरेंस भी आता है। क्या आता है? पैथिक लॉरेंस। मैं लिख देता हूं यहां पे, पैट्रिक की जगह कभी पैथिक लॉरेंस भी होता है। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रेप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। दोस्तों, ये वही थे जो कलकत्ता में सबसे पहला जो न्यायालय खुला था, सुप्रीम कोर्ट खुला था, इसके वह जज थे, न्यायाधीश थे। तो कैबिनेट मिशन ने दो बार संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया था। 2 बार संविधान सभा को अस्वीकार कर दिया था। अब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस किस की भूमिका आई, कैसे किया, अब उसके बारे में जानते हैं।
संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन जब 1946 में जब आया था तो कैबिनेट मिशन द्वारा जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पे। हालांकि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कोई जन प्रतिनिधित्व नहीं थे, जनप्रतिनिधित्व नहीं थे, कोई नेता नहीं थे। लेकिन हाँ, समझ में भी आना चाहिए कि जब आपके बीच में कौन से लोग समझदार हैं जो आपके प्रति उत्तरदायी होंगे, आपके लिए अच्छा करेंगे, तो इसीलिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया और एक सीट प्रति 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख लोगों के लिए एक व्यक्ति की सीट चुनी गई। ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक था। अब ब्रिटिश प्रांत से जो चुने गए थे, जैसे ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट प्रोविंस, तो 292 सीटें 292 सीटें थीं। देसी रियासतें जो थीं वो 93 थीं। देसी रियासतों को जो सीट मिली थी वो 93 थीं। 4 कमिश्नरी सीटें थीं। तो ऐसे ही इनका जो चुनाव हुआ था किस प्रणाली से हुआ था बताते हैं। देखो, इनका चुनाव जो हुआ था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ था। दोस्तों, इसी आधार पर हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका भी चुनाव इसी प्रणाली से होता है। अब संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित मतलब ब्रिटिश प्रांतों एवं नामांकित सदस्यों रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहां की विधायिका से हुआ था। ब्रिटिश प्रांतों से जो संविधान सभा के जो सदस्य थे ना ब्रिटिश प्रांतों के, उनका विधायिका से हुआ था। महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। दोस्तों, एक बात याद रखना, संविधान सभा की जब भी बात आए तो एक नाम और आता है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों लोग ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देसी रियासतों को आवंटित 93 सीटें, जैसे कि दोस्तों मैंने अभी बताया, देसी रियासतों को कितनी सीटें मिली थी? 93 सीटें जब नहीं भर पाई थी क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया था। अब अलग तो रहेंगे भाई, देसी रियासतें, राजा रजवाड़े हैं, वो खुद में एक राजा हैं, तो आपके वो गुलाम कैसे बन सकते हैं? हुकूमत तो वो उनके खून में थी, तो भाई ऐसे तो नहीं मानते वो, तो उन्होंने सीधे कह दिया भाई संविधान से मेरे को अलग कर दो। फिर संविधान सभा की जब कार्यवाही की शुरुआत हुई तो जो पहली बैठक बैठी थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी। उसके जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी अस्थायी थे, क्योंकि संविधान सभा में अगर कोई बुजुर्ग इंसान था तो वो सिर्फ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो जब पहली बैठक बैठी 9 दिसंबर 1946 को, तो कहाँ पे हुई थी? अच्छा, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का सीधा बहिष्कार किया और बोला नहीं, हमारा मुस्लिम समाज एक अलग रहेगा, मतलब उसके लिए एक अलग संविधान चाहिए, उसे अलग समाज चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा जब हुआ था तो एक रोल प्ले करता वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना का, क्योंकि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना देश के दोनों ही एक प्रमुख थे अपने अपने समाज के। तो मोहम्मद अली जिन्ना बोले नहीं, अब जब तुम संविधान बना रहे हो तो संविधान हमें भी चाहिए। उन्होंने अलग संविधान की मांग ही कर डाली, अलग संविधान की मांग ही कर डाली कि हम इस सभा में बैठेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बैठेंगे? मुस्लिम समाज के हैं, हमें अलग एक समाज चाहिए। दोस्तों, इसमें भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, हो सकता है वो प्रताड़ित हों या
कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब पहली बार सभा बैठी थी, अच्छा संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 389 थे, परंतु जब पहली बार सभा बैठी थी तो वहाँ पे जो सदस्य मौजूद थे वो केवल 211 थे। कितने थे? 211। तो मुस्लिम लीग की बैठक, अच्छा ये बैठक हमारे मन में, तो बैठक सबसे पहली बैठक बैठी कहाँ थी? तो संसद भवन के सेंट्रल कक्ष में, सेंट्रल कक्ष में ये पहली बैठक बैठी थी। तो याद रखना, यहां पे लिख दे रहा हूं, इसका जो है याद रखना, संसद भवन के सेंट्रल कक्ष में थी। और यहां पे जो सदस्य मौजूद थे पहली बैठक में, सदस्य कितने थे? 211। और यहीं पे मुस्लिम समाज का एक डिमांड हो गई थी कि हमें एक अलग चाहिए, एक समाज चाहिए, एक देश चाहिए, हमें अलग संविधान चाहिए। वो हमारे संविधान से खुश नहीं थे। अच्छा, जो पहली बार, जैसे मैंने बोला, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक वरिष्ठ नागरिक थे, एक बुजुर्ग थे सभी से, तो उन्हें एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी, अच्छा जब चुने गए थे, इनकी जो एक वो थी परंपरा, वो परंपरा कौन सी थी? फ्रेंच वाली। मतलब फ्रेंच की जो अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो परंपरा की जाती थी वही इनके लिए भी अपनाई गई थी। फ्रेंच परंपरा के अनुसार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, कब? अच्छा डेट नहीं लिखी, चलिए डेट हम लिख देते हैं। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। बाद में कब? 11 दिसंबर 1946 को। दोस्तों याद रखना, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जब बैठी थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, परंतु जस्ट 2 दिन बाद जो चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के लिए, वो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। अच्छा यहाँ पे 2 उपाध्यक्ष थे, एक H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। दोस्तों एक बात याद रखना, H.C. मुखर्जी दोनों उपाध्यक्ष तो थे, परंतु दोनों एक साथ नहीं चुने गए थे, एक साथ नहीं चुने गए थे। ये तो उसी समय चुन लिए गए थे 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर ये 1946 को ही चुन लिए गए थे। फिर 1948 को V.T. कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष चुने गए थे। कंफ्यूजन यही होता है कि उपाध्यक्ष 2 तो थे, परंतु दोनों एक साथ नहीं चुने गए थे, एक साथ नहीं चुने गए थे। जो हमारे कृष्णामाचारी थे, V.T. कृष्णामाचारी, उन्हें 2 साल बाद उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब बात आई उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? हम कोई रणनीति बनाते हैं, या हम कोई बुक्स लिखते हैं, या हमारी कोई एक शेड्यूल से हम कोई चीज करते हैं, तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है। जैसे कि हम कोई बुक्स लिखते हैं, भाई बुक्स में सबसे पहले हमें ये दिखाना पड़ता है कि बुक्स में क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ें हैं, विशेषता क्या हैं। तो ऐसी चीज़ें ना दिखानी पड़ती हैं। जब आप इंटरेस्ट पहले नहीं डालोगे, बताओगे नहीं, तो बुक्स कौन पढ़ेगा? और इसी को उद्देश्य या प्रस्तावना कहते हैं। अच्छा, उद्देश्य का, या हम कहते हैं प्रेम्बल, जो लेके आए थे वो जवाहरलाल नेहरू। कब लेके आए थे? देखिए 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को अध्यक्ष बैठे, मतलब स्थायी चुने गए थे, और जस्ट 2 डेज अगो, 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, जवाहरलाल नेहरू
13 दिसंबर 1946 संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू आ गए, उन्होंने बोले भाई संविधान सभा की बैठक तो बैठ रही है, अब संविधान तो बनाना ही है हम लोगों को, तो पहले उद्देश्य क्या तो हो जाए, इसके बारे में कुछ विवेचना या चर्चा कुछ तो हम करें। तो संविधान जब बना था, अच्छा उद्देश्य का जैसे मैंने बोला था कि इसमें संविधान संरचना के मूल तत्व और दर्शन निहित थे, भाई उसकी एक व्याख्या की गई थी। उद्देश्य का में उसकी एक व्याख्या की गई थी। अच्छा पता, एक बार इसमें संशोधन होने के, एक बार संशोधन भी हुआ इसमें, प्रेम्बल में एक बार संशोधन भी हुआ है, सिर्फ एक ही बार। वर्तमान में भारतीय संविधान के उद्देश्य का मतलब प्रेम्बल इसी उद्देश्य का, उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। जब इसे संशोधित किया गया, एक ही बार हुई है, अब इसे कहते हैं प्रस्तावना। चलिए अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं भारत क्या है, भारत क्या है? मैं बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भारत देश है क्या, तो सीधे सवाल पूछ रहे हो भाई, नहीं। संविधान के अगर तौर पे देखें तो भारत एक राज्य है। क्या है? एक राज्य है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो राज्य बना कब, राज्य वो बना कब, कहा कब गया? तो कहेंगे भारत तो पहले से था, है? नहीं, राज्य बनाने के लिए पता हम लोगों को कुछ तत्व चाहिए, एक भूभाग, एक जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। इसीलिए संविधान में 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। किस लिए नहीं था? भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, परंतु संप्रभुता नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी कि यहाँ का जो निर्णय लिया जाता था वो ब्रिटिश सरकार लेती थी। तो संप्रभुता कहते ही उसे हैं जो अपने आप में सक्षम हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1947 के अनुसार जो परिवर्तन हुए देखते हैं। देसी रियासतों और बचे हुए मुस्लिम लीग, देसी रियासतों और बचे हुए मुस्लिम लीग के सदस्य धीरे धीरे संविधान सभा से जुड़ने लगे। अभी जो राजा रजवाड़े थे सोच रहे थे नहीं जाओ, हम यहाँ के खुद एक राजा हैं, तुम क्या उखाड़ोगे हमारा। धीरे धीरे पता चल गया कि जाओगे कहाँ, आओगे तो पास में ही। धीरे धीरे जुड़ने लगे, जब सोचा कि हाँ हमारी बत्ती गुल होने वाली है, आए धीरे धीरे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना चली। कौन सी योजना चली? माउंटबेटन योजना। 1947 माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिली। यह योजना भारत के विभाजन हेतु थी। यहीं से दोस्तों जो बनता है वहीं से एक नींव पड़ती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो विभाजन हुआ था वो इसी योजना के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। और अलग करवाने वाले महापुरुष थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, ना भाई भारत वारत कुछ नहीं, हमें मुस्लिम समाज ही अलग चाहिए। जाके पाकिस्तान बना लिए, बच्चा सा है, उसे देश घोषित कर दिए हैं। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में 2 बदलाव किए। 2 बदलाव क्या किए? अब पता यहाँ पे एक नियम चलेगा, मतलब संविधान सभा में कुछ जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी। अब जिम्मेदारियां किन्हें किन्हें बांटी जाती हैं, आइए जानते हैं। पहली जिम्मेदारी, संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण करती थी। अब तो उसके पास संप्रभुता आ गई है, अब तो राज्य बन गई है, तो उसे 2 प्रकार के जो उसे शक्ति मिली थी, संविधान सभा को 2 प्रकार कार्यों को सौंपा गया। दोनों कार्य को अलग अलग
रूप से करना था। अब पहला क्या था, भारत के लिए आम कानून का निर्माण व उन्हें लागू करना। मतलब एक कानून बनाओ फिर उसे लागू करो। वो किसके अंडर में था, जीवी मावलंकर, जो उसके चीफ थे वो जीवी मावलंकर थे। दूसरा, भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना, वो किसके अंडर में था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये 26 जनवरी 1949 तक जारी रहे। संविधान जब बना था तो उसका जो समय था वो कितना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों कितनी शिद्दत से लगे थे, सोचो। एक जिन्हें ना तो लीडर बनना था, ना जॉब लेनी थी, ना नौकरी करनी थी, हमारे लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जी जान से लगे रहे कुछ बदलाव करने के लिए। कितने महान पुरुष थे। लेकिन आज के अगर नौकरी की बात कर दो कि हाँ जॉब चाहिए, तो सोचते हैं जॉब तो हलवा है भाई, 2 महीने पढ़ेंगे 6 महीने पढ़ेंगे लग जाएगी। बेटा ऐसा कुछ ना है, 2 महीने में कुछ ना उखड़ेगा। उसके लिए एक डेली का नियम चाहिए होता है। हाँ तुम्हें पढ़ना है 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन पर डे पढ़ो। रेगुलर रेगुलर पढ़ने से ही हर चीज मुमकिन है। सोचो, जो लगातार एक रस्सी कुएं पे चलती रहती है, आपको क्या लगता है 12 घंटे चलती है? नहीं, लेकिन उसका चलने के रेगुलर होता। सोचो, एक छोटी सी रस्सी पत्थर पे अपना निशान छोड़ देती है। यार तुम तो यार बहुत कुछ हो, 2-3 घंटे भी पढ़ोगे ना, फाड़ दोगे सब एग्जाम यार। अब देखिए, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य जो मुस्लिम समाज के थे अलग हो गए थे। तो शुरुआत में जो संख्या थी 389, वो घटकर कितनी रह गई, 299। तो संख्या कितनी थी तब, 389, अब कितनी रह गई है, 299। अब सोचो, पाकिस्तान की मांग करने के लिए कुछ लोग दूर हट गए। अब समझ रहे हो, जितने हटे उनसे 3 गुना तो अभी भी हमारे पास हैं। 90 हटे थे, 299 अभी भी है हमारे पास। जाओ बना लो। बना के क्या कर लिए, बना लो भाई, मुस्लिम समाज बनाना है, नए संविधान, चलो बनाओ भाई बनाओ। अब मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई। जो राष्ट्रमंडल था उसमें भारत की सदस्यता उन्हें दी गई, उनकी पुष्टि की गई। 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज जो हमारे एक, मैं कह सकता हूँ महान पुरुष ही थे यार, जिन्होंने अपने राष्ट्र का एक प्रतीक हमें बना के दिया। उनका नाम क्या था, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया राष्ट्रीय ध्वज को जिसने डिजाइन किया था वो पिंगली वेंकैया थे। दोस्तों एक बात और बताऊं मैं, जब सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज बना था तो उसमें अशोक चक्र नहीं था। क्या था सबसे पहले, सबसे पहले था चरखा। जो सबसे पहले उसमें इम्पैक्ट डाला गया था, एक चिन्ह डाला गया था, वो चरखा था। अब 24 जनवरी 1950, भाई तीनों डेट याद रखना, एक डेट है लेकिन 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। क्या है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी और 1950 को ही अपनाए गए। 24 जनवरी 1950 को ही हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। हालांकि इस संविधान सभा ने यह 26 जनवरी 1950 से लेकर आम चुनाव के बाद नई संसद के गठन 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। दोस्तों एक चीज याद रखना, ये जो 1952 है,
अपने लोकसभा और राज्यसभा का जो पहला गठन हुआ था, जब बना था, तो 1952 को ही बनी थी। राज्य सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसी अपनी दो निम्न सदन और उच्च सदन जो थे वो 1952 को ही बनाए गए। कुल सत्र कितने थे? 11। कुल सत्र 11। और बनने का समय मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग में 3 साल। भाई 3 साल ही है, कितने दिन कम है? 12-13 दिन कम है, 3 साल हो जाएंगे। अब आते हैं समितियों के बारे में, कुछ समितियां भी जान लें। समितियों में क्या क्या समितियां थीं, अब समितियां जानेंगे, प्रारूप समिति जानेंगे, ऐसी समितियां। ठीक है, आइए जानते हैं। चलिए, अब मुख्य समितियां क्या क्या थी देखिए। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति, मतलब राज्य के समझौते हेतु जो समिति बैठाई गई थी वो किसके अंडर में थी? जवाहरलाल नेहरू के। भाई जवाहरलाल नेहरू एक तो भाई वकील इंसान, और वकील को मेरे हिसाब से समझाना बहुत अच्छे तरीके से आता, तो इन्होंने ये कार्यभार संभाल लिया। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, मतलब जो प्रक्रिया क्या करनी है, संचालन मतलब चलाने से कैसे है, अपनी विधि को कैसे हम लोग चलाएंगे, तो इसके लिए जो भाई थे अपने राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, अब प्रांत की जब बात की जाए तो बहुत से उद्यमी थे, ऐसे उद्यमी तो सोचते थे यार तुम आओ तो सही। उनके लिए कौन थे? हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल जी। अरे बहुत से लोग पता शामिल नहीं हो रहे थे संविधान में, सोच रहे थे हमें तो कर ही ना पाओगे। ठीक है, आ गए भैया पटेल जी, आओ, हो गए कैसे नहीं शामिल, मार मार के करेंगे शामिल तुम्हें। प्रारूप समिति, अच्छा पता सरदार पटेल जी ने एक मिलाने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का प्रयोग किया, परंतु हम भारत को कभी टुकड़ों में न बंटने दिया। ऐसे महान पुरुष को सलाम है यार। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति सबसे मुख्य समिति थी, इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातियों के बहिष्कृत क्षेत्र हेतु परामर्शी समिति सरदार पटेल जी, यही थे भाई सरदार पटेल जी। तुम्हारे कोई मौलिक अधिकार हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मतलब कि समाज में दिक्कत अगर है, खड़े हैं पटेल साहब, आइए। संविधान सभा की सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका गठन, इसका ये क्या हुआ भाई, इसका गठन इसका जो गठन था 29 अगस्त 1947। दोस्तों प्रारूप समिति का जो गठन तिथि है हम उसे याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण तिथि है ये। कब थी? कब थी? 29 अगस्त 1947, मतलब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और जस्ट उसके 14 दिन बाद 14 दिन बाद इसका गठन हो गया था। कितने सदस्य इसमें? 7 सदस्य। अब भाई सब चीज तो हो गया, अब संविधान प्रभाव में कैसे आए देखते हैं। संविधान के प्रारूप में प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा के बाद, मतलब कि संविधान के जब संविधान बना था हर एक चीज की पुष्टि की गई, विचार किए गए, दोबारा से फिर देखा गया कहीं गलती तो नहीं हुई। सब चीज देखने के बाद 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया। संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। और जब ये अपनाया गया तब इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और प्रस्तावना भी
शामिल थी, प्रस्तावना भी शामिल थी। संविधान के पूर्ण रूप से अधिनियमित होने के बाद उसके उद्देशिका को लागू किया गया, उद्देशिका को लागू किया गया। अब संविधान का प्रवर्तन, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। अच्छा ये तो बात सही है, जैसे ही संविधान लागू हुआ तो संविधान में क्या था, अपने देश के नियम और कानून, और कुछ नियम कानून पहले से फॉलो हो रहे थे, कुछ नियम कानून पहले से फॉलो हो रहे थे। जैसे हमारे देश में भाई राष्ट्रपति भी थे। अच्छा राष्ट्रपति मैंने पहले बताया एकल संक्रमणीय पद्धति से उनका जो चुनाव होता था। अगर मैं बोलूं कि देश के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका निर्वाचन कैसे हुआ था, कैसे हुआ था बताइए भाई। उनका निर्वाचन जो हुआ था संविधान सभा द्वारा हुआ था। वहां पे एमपी एमएलए जितने होते हैं आज जो होते हैं वो छोड़ दो, उनका जो पहली बार जो अपने देश के राष्ट्रपति चुने गए थे वो संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। चलिए अब देखते हैं कुछ लागू स्वतः आर्टिकल कैसे लागू हो गए, कुछ अनुच्छेद अपने आप ही लागू हो गए, क्योंकि संविधान बनाए, नियम कानून जो लिखे थे कुछ तो पहले से फॉलो हो रहे थे। जब पहले से फॉलो हो रहे थे तो जाहिर सी बात है वो लागू हो ही जाएंगे। अब कौन कौन से लागू हो गए देखो। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जैसे संविधान को अपनाया गया तो भाई अपनाओगे तो फॉलो तो अपने आप हो ही जाएगा, वो आ जाएगा। तो देखो क्या थे, नागरिकता चुनाव तदर्थ समझौत, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान। अनुच्छेद कौन कौन से थे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, 393 ये आर्टिकल स्वतः ही लागू हो गए थे। अब आप भाई मन माने ये आर्टिकल किसके हैं, कैसे हैं, तसल्ली रखो, सब बताएंगे, बताएंगे भाई। आगे हम लोग 395 के 395 ही पढ़ेंगे। अब पहले ये बता दें तो फिर बाद में मजा कैसे आएगा आपको सुनने में। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन तथा गणतंत्र दिवस के रूप में देखा जाता है। संविधान के लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 दोनों ही निरस्त हो गए। दोनों निरस्त इसलिए हो गए कि इनमें जो नियम कानून थे वो हमारे संविधान में लागू थे। पहले ही हमारे संविधान में ये चीज़ें थीं, तो जब अब आ गई हैं तो हम उन्हें क्यों फॉलो करें। कुछ चीज़ें लागू रहीं जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन, ये चीज़ें लागू रहीं 1949। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस पे भी निगाह डालते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, संविधान जब बना था उसकी कोई मोहर होगी, कोई पहचान होगी, तो उसके बारे में करें। संविधान की जो मोहर थी या चिन्ह था संविधान सभा का, वो था हाथी। सर वी एन राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। मतलब संविधान में कोई चीज़ें हों, जैसे आप हो जो सदस्य हो बैठे रहते थे, कोई चीज़ में चर्चा चलती थी तो सलाह उनसे ली जाती थी। सलाह लेते थे क्या ये ठीक है या नहीं है, कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, ये सलाह हमारे सर वी एन राव देते थे। कौन देते थे? सर वी एन राव। वी आर अयंगर, HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। SN मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार मतलब ड्राफ्टमैन थे। प्रारूपकार बोले तो ये मसौदे को अच्छी तरीके से तैयार करना इनका काम था। प्रेम बिहारी
रायजादा। दोस्तों इनका पूरा नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान के सुलेख, सुलेखन मतलब सुलेखन, सुलेखन पता किसे कहते हैं दोस्तों? आपने शुरुआत में जब 4-5 क्लास में थे या 1-2 क्लास में तो बोलते थे सुलेख लिख के लाओ। और सुलेख उसे बोलते हैं जो देख देख के लिखा जाए। हम लोगों को जब संविधान मिला था तो मूल रूप से वो अंग्रेजी में था, मूल रूप से अंग्रेजी में था। हिंदी में जिसने ट्रांसलेट किया वो व्यक्ति का नाम था डॉक्टर रघुवीरा। दोस्तों इनका नाम आपको बहुत कम सुनने के लिए मिलता है, लेकिन सबसे पहले अगर इंग्लिश से हिंदी में किसी ने ट्रांसलेट किया था तो कौन था? डॉक्टर रघुवीरा। अच्छा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जब संविधान को लिखा था तो उन्होंने कोई फीस ना रखी थी, उनकी कुछ भी फीस नहीं थी। उनकी एक डिमांड थी कि मैं हर पेज पे अपने साइन करूंगा और आखिरी पेज पे अपने दादा के साइन करूंगा। फीस उन्हें ली ही ना थी। बिना गलती के, बिना गलती के सारा संविधान लिखा था। नंदलाल बोस और वी.आर. सिन्हा संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण व सजावट। अच्छा, नंदलाल जो बोस थे, नंदलाल बोस, संविधान आज भी संसद के लाइब्रेरी में रखा है हीलियम गैस में। संविधान को जिस तरीके से सजाया गया था, जो उसमें चित्रकारी करी गई थी, वो नंदलाल बोस ने की थी। नंदलाल बोस ने। वसंत कृष्ण वैद्य संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन किया। संविधान के मूल संस्करण का सुलेखन किया। चलिए, संविधान की अब विशेषताएं देख लीजिए। अच्छा, पता अपने संविधान तो एक ही है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 को एक मिनी संविधान कहते हैं, एक मिनी संविधान कहते हैं। इसमें इतने संशोधन हुए, इतने संशोधन हुए, बहुत ज्यादा हुए। हर संशोधन से ज्यादा संशोधन इसमें हुए। हमें तो ये लगता है कि जब अभी तक संशोधन हो चुके हैं, सारे संशोधन मिला के अगर 1942 में रख दें तब भी बराबर नहीं हो पाएगा। तो इसे पता क्या कहने लगे? मिनी संविधान। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, क्यों पहला जो संशोधन हुआ था 1952 में ही हो गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले के अनुसार संसद द्वारा किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। मतलब कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो उन्होंने एक फैसला किया था आने वाले समय में कुछ भी हो, नई चीज आए तुम जोड़ दो, परंतु जो 395 आर्टिकल हैं वो 395 ही रहेंगे। आप जब भी कुछ जोड़ेंगे तो का खा गा करके जोड़ेंगे, उसके मूल रूप में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ऐसे ही प्रस्तावना से पहले एक बहस हुई थी। पहले बोले प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं, फिर बोले कि हाँ है। तो यह भी बोला गया कि प्रस्तावना में चाहे कुछ भी करो, लेकिन उसका जो मूल रूप का ढांचा है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। तो संविधान में आज भी लगभग में 477 ऐसी कुछ आर्टिकल हैं, 477 हैं। आज भी जो जुड़े हुए हैं वो उनके खंडों में जुड़े हुए हैं, जैसे 51 का 20 का 21 का ए, 21 का बी, 19 का खा, ऐसे करके आर्टिकल जुड़ते गए। परंतु मूल रूप से अगर देखे जाए तो 395 ही अनुच्छेद है। चलिए, प्रमुख विशेषता। भारत का सबसे लिखित संविधान, भारतीय संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में से सबसे लंबा। अब सबसे लंबा इसलिए है क्योंकि हमारा भारत का संविधान एक मिश्रित संविधान है, एक
मिश्रित संविधान है। अगर वर्डों की बात की जाए, शब्दों की बात की जाए, तो अप्रॉक्स 1.5 लाख के लगभग में इसमें शब्द हैं। 1.5 लाख शब्द हैं, 395 अनुच्छेद हैं। अगर हम बात करें सबसे छोटा, सहज, सरल संविधान किसका है, तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहला संविधान 1789 में किसका था? यूएसए का, जिसमें केवल 7 आर्टिकल हैं। उन्होंने संविधान बनाई बस इसलिए है कि बस अपने सरल तरीके से समझने के लिए, लेकिन वहाँ की जो शिक्षा नीति है बहुत तगड़ी है। इतनी तगड़ी है कि हमें मानना पड़ेगा कि भाई और देशों से सबसे अच्छी शिक्षा जो नीति है वो अमेरिका है, और अपने यहाँ पे क्या है वो तो आप सभी जानते हो। आजकल काम वही कर रहे हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है। आजकल काम भी वही बड़े बड़े कर रहे हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है। और वापिस सोचो, 6 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़े, 6 महीने जले, अपने आप को तपाया। छोटे मान लेते एक दरोगा बन गए, एक दरोगा 6 महीने तबीयत से पढ़े, भाग दौड़ की, सब किए और दरोगा बन गए। क्या मिला? एक छोटी सी चौकी। और वही मूछ पे ताव दे के चौधरी साहब बन के घूम रहे हैं, नेता बन गए। पढ़ लिख के तुम्हें एक छोटी सी वो मिल गई, एक छोटी सी चौकी, और बिना पढ़े रौब दिखा गए, है कुछ ना लेकिन विधायक बन गए। और तुम जैसे को तो हवा में उड़ा देंगे वो। तो ऐसी शिक्षा नीति देखने के लिए मिलती है हमारे इंडिया में। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना लगभग 470, दोस्तों जैसे मैंने लगभग में 470 इसमें अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल थीं। अच्छा दोस्तों एक बताओ, जो अनुसूचियां आप देख रहे हैं 12, वो अनुसूचियां संविधान के बाद में जोड़ी गई, संविधान के बाद में जोड़ी गई अनुसूचियां। संविधान सभा में कानून से संबंधित प्रबंधों का प्रभुत्व केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक संविधान, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान बनाया गया, परंतु इसकी जो मेन पावर जो रखी गई वो केंद्र में रखी गई। पावर तो राज्य में भी होती है। अब सोचो, उत्तर प्रदेश में अगर पावर दे दी जाए और केंद्र में ना होती तो उत्तर प्रदेश का हट अकेला हम ही हैं। भाई 19 करोड़ से ऊपर जनसंख्या ले रखे हैं। अब केंद्र में अगर पावर ना होती तो आज सारे देश, जैसे अमेरिका है, अमेरिका एक गणराज्य है। अमेरिका किस लिए? अमेरिका में अपने अपने एक शर्तों पे सारे राज्य उसके पास जुड़े हैं। अब ऐसे ही अपने देश में होता तो क्या होता? कहीं यूपी होता, कहीं ये होता, कहीं वो होता, ना तो अपने राष्ट्रीय ध्वज का पता होता, ना ही अपने संविधान का पता होता। चलिए, अब संविधान के जो स्रोत हैं दोस्तों, ये चीज़ें कल की क्लास में हम पढ़ाएंगे। संविधान के स्रोत कहाँ से ली गई हैं, क्या चीज़ ली गई हैं, ऐसी चीज़ों का हम लोग कल पढ़ेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर आपके मन में रह गई हो या आपको लगता है इसमें कोई चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट में जाके हमें बताएं क्या चीज़ रह गई है। उस चीज़ को हम डीप ले जाके अच्छे तरीके से हम आपके लिए लेके आएंगे। जैसे कि हम तो फिलहाल अपने समझ से जो लेके आते हैं लेके आए हैं। और आपको कुछ भी लगे, कोई भी क्वेश्चन हो, जहाँ तक आप पढ़े हो अभी तक, जहाँ तक आप कहाँ तक पढ़े हो, प्रमुख विशेषता के यहाँ तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ छूट गई हो तो बताना, बिल्कुल झिझको मत। जो भी तुम्हारे समय कमेंट सेक्शन में डाल दो, हमें भी पता चलना चाहिए क्या चीज़ छूटी है, हम आपके लिए बेहतर करेंगे।